वंदे मातरम छात्रों, मैं सुनील कुमार आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेकर के आया हूं, जो कि वीडियो है भूगोल का एक पार्ट संसाधन और विकास, जो आपके लिए परीक्षा में बार बार पूछे गए प्रश्नोत्तर हैं और यही आपको 100% सफलता लाने वाले क्वेश्चन आंसर हैं, जो कि आपके लिए हमेशा ही सफलता लाएंगे। तो इन क्वेश्चन आंसरों को हम देखते हैं। संसाधन और विकास में पहले बहुविकल्पीय क्वेश्चन आंसर हैं, जिनको हमने पाठ में पढ़ा होगा, और इनको फिर से हम रिवीजन करते हैं कि किन किन को यह क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं। वो अपना एवरेज भी मिलाते रहें कि यह क्वेश्चन हमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बिना देरी किए हुए, अगर इस हमारे हाई स्कूल स्टडी सुनील कुमार चैनल पर पहली बार आए हों तो सबसे पहले जो लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा है उसे दबाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को भी करिए, और फिर हमारी इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर, जो कि पहला क्वेश्चन दिया गया है आपके लिए। देख रहे हैं स्क्रीन पर दिया है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। यानी पंजाब राज्य की जो भूमि है वह निम्न यानी कम क्यों होती जा रही है। ठीक है, तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है। तो हम लोगों को 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला दिया गया है, जो कि पहला क्वेश्चन है गहन खेती, दूसरा है वन उन्मूलन, तीसरा है अधिक सिंचाई, चौथा है अति पशुचारण। तो इसमें से आपका सही आंसर कौन सा है, तो आप अपने हिसाब से लगाइए कौन सा आंसर ठीक है। देखिए, इसका आंसर मैं भी बताता चलूँगा, पहले आप ही लगा लीजिए कि आपका सही निकलता है या गलत निकलता है। तो यानी पंजाब में जो भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, उसका सही जो आंसर है, सही आंसर है अधिक सिंचाई, यानी तीसरा इसका जो विकल्प है वो सही होगा। क्योंकि वहाँ पे खेती करने योग्य यानी जलोढ़ मिट्टी अधिक पाई जाती है, इसलिए ज़्यादातर खेती की जाती है। खेती की जाने के कारण वहाँ पे अधिक सिंचाई होती है, अधिक सिंचाई से भूमि का निम्नीकरण होता जा रहा है, यानी बेकाम की भूमि नहीं बचती है वहाँ पे। ज़्यादातर क्षेत्रों में कृषि ही कृषि की जाती है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पर। आपका हमें लगता है यह क्वेश्चन अच्छा गया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है और भारत के लिए अति महत्वपूर्ण मिट्टी है। तो इसके लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। एक दिया गया है लैटेराइट मृदा, एक दिया गया है काली मृदा, एक दिया गया है जलोढ़ मृदा, एक दिया है लाल और पीली मृदा। तो हम लोग देखते हैं इन 4 विकल्पों में से जो कि सही आंसर है, यानी हमारे भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो भारत है क्या है, हमारा जो भारत है वह एक कृषि प्रधान देश है। कैसा है, कृषि प्रधान देश है, अर्थात हमारे भारत में सबसे ज़्यादा कृषि करने वाले कृषक ही रहते हैं। तो और हमारा भारत में सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जाती है कृषि करने योग्य है वो है जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा, यानी हमारे भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है जलोढ़ मृदा, यानी इसका सही राइट आंसर होगा 3। तो हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। सीढ़ीदार खेती, देखिए विकल्प दिए गए हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के मैदान और उत्तरांचल। इसका सही आंसर क्या होगा आप अपने हिसाब से लगाइए पहले, और कमेंट में भी लिखते जाइए। हर क्वेश्चन की पहले का 3 है या 2 है या 1 है, लिखते जाइए। हाँ, ठीक है। तो इन राज्यों में से पूछा गया है कि सीढ़ीदार खेती किस में की जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा 4, उत्तरांचल। क्या होगा, उत्तरांचल। तो उत्तरांचल में की जाती है सीढ़ीदार खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हम लोग जल्दी से कवर करेंगे इस वीडियो को जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। तो आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 राज्यों के नाम दिए गए हैं। तो इनमें से बताना है काली मृदा किस में पाई जाती है। तो आपको 2 तो दिख रही है, एक जम्मू कश्मीर और एक गुजरात। और जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट 2 और दिए गए हैं। हाँ,
एक दिया गया है राजस्थान और एक दिया गया है झारखंड। तो इसमें से जो सही विकल्प होगा, हाँ देखिए काली मृदा किस में पाई जाती है सबसे ज्यादा, तो सही आंसर होगा इसका गुजरात। क्या होगा? गुजरात। गुजरात में पाई जाती है काली मृदा। जो ये राज्य दिए गए हैं, इन 4 राज्यों में से ज्यादातर जो काली मृदा पाई जाती है वो पाई जाती है गुजरात में। बाकी इन राज्यों में काली मृदा नहीं पाई जाती है। और तो आपको पता ही है क्या, काली मृदा, काली मृदा। तो काली जो मिट्टी होती है, काली मिट्टी में किसकी खेती की जाती है, किसके लिए प्रसिद्ध होती है? तो कपास की खेती के लिए यह प्रसिद्ध होती है। और ये किससे बनाई जाती है? जो ज्वालामुखी में जो लावा निकलता है, उस लावा के ठंडे होने के कारण इस काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 5वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित संसाधन नहीं है? मानव निर्मित संसाधन नहीं है, क्योंकि संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक संसाधन होता है और एक मानव निर्मित संसाधन होता है। तो इनमें से हमें यही देखना है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा जो संसाधन है वो मानव निर्मित संसाधन नहीं है। ठीक है, संसाधन नहीं है, क्वेश्चन में कह रहा है नहीं है, तो हमें नहीं है बताना है। तो जो इंजीनियरिंग है, जो इंजीनियरिंग वाली वस्तुएं बनाई जाती हैं वो मानव द्वारा ही बनाई जाती हैं। ठीक है, जो प्रौद्योगिकी है, प्रौद्योगिकी भी किसके द्वारा? मानव के द्वारा बनाई जाती है, मानव निर्मित है। मशीनें हैं, किसके द्वारा बनाई जाती हैं? मानव के द्वारा। लेकिन वन है जो, वो मानव के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? वो बनाए जाते हैं मतलब प्रकृति द्वारा स्वयं उत्पन्न होते हैं। अर्थात इसमें नहीं पूछा गया है तो मानव निर्मित कौन नहीं है? वन नहीं है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो सही आंसर क्या जाएगा? वन जाएगा। क्या जाएगा? वन जाएगा, क्योंकि यह मानव निर्मित संसाधन नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये शब्द किसने, ये शब्द है जो, ये शब्द किसने कहे हमारे पास, मतलब ये शब्द किसने कहे हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए बहुत कुछ है, परंतु किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। यानी किसी जो आपके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इन 4 विकल्पों में से एक व्यक्ति ने कहा है कि हमारे लिए जो प्राकृतिक संसाधन है वो पेट भरने के लिए हैं, बल्कि पेटी भरने के लिए नहीं। वही बात ये है कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, परंतु किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। तो ये जो कहा है, किसने कहा है? तो आपके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। एक दिया गया है जॉर्ज वाशिंगटन, एक दिया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर, और नेक्स्ट दिया गया है जवाहरलाल नेहरू, नेक्स्ट दिया गया है महात्मा गांधी। तो जो ये वाक्य कहा गया है, ये शब्द कहे गए हैं, वो किसके द्वारा कहे गए हैं? महात्मा गांधी के द्वारा कहे गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 है, महात्मा गांधी। कौन सा है? महात्मा गांधी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां है, संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता। संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता है, कहलाते हैं। मतलब क्या कहलाते हैं? आपके लिए इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। नवीनीकरणीय संसाधन, संभाव्य संसाधन, जैविक संसाधन, चक्रीय संसाधन। तो हम देखेंगे इनमें से वो कौन संसाधन है जो संसाधन तो पाए जाते हैं क्षेत्र में लेकिन उनका उपयोग नहीं होता है। तो मैंने आपके लिए अगली वीडियो में बताया था कि वे संसाधन जो पाए जाते हैं लेकिन उनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं है, अर्थात क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं हो रहा है, तो वो कौन से कहलाते हैं? संभाव्य संसाधन। यानी ये है, संभावना है कि इनसे कुछ बनाया जा सकता है लेकिन अभी बनाया नहीं जा सकता है, उपयोग में नहीं लाया जा सकते हैं, तो इसलिए इनको कहा जाता है संभाव्य संसाधन, यानी संभावी संसाधन। तो इसका सही विकल्प जाएगा, हो जाएगा 2, संभाव्य संसाधन। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है कौन से राज्य में लैटेराइट मृदा पाई जाती है? हाँ, कौन से राज्य में लैटेराइट मृदा पाई जाती है? जवाब दीजिए छात्रों, कमेंट में लिखिए।
हाँ, सभी क्वेश्चनों सभी हैं जो जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसरों को कमेंट में सभी को देना है। हाँ, 8वें का कौन सा सही है तो आपको कमेंट में कैसे लिखना है, 8 लिखना है, और 8वें का जो होगा पहला या दूसरा तीसरा उसी के साथ वो भी लिख देना है। तो इसमें से कौन सा सही होगा जवाब दीजिएगा आप, दीजिएगा जवाब। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, क्या दिया गया है, केरल दिया गया है, गुजरात दिया गया है, मध्य प्रदेश दिया गया है, हरियाणा दिया गया है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, केरल। क्या होगा छात्रों, केरल, यानी पहला जो इसका विकल्प है वह होगा सही। लैटेराइट मृदा कहाँ पाई जाती है, केरल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन छात्रों, हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखेंगे 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं, आप लोगों के सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है, उसको पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, प्राकृतिक। अब तो प्राकृतिक संसाधन तो जानते हो, मैंने पहले ही बताया दिया है, जो प्रकृति में निःशुल्क उत्पन्न होते हैं उन्हें कहा जाता है प्राकृतिक, यानी जिनको कोई मानव नहीं बनाता है, स्वयं होते हैं। जैसे नदियां हैं, पहाड़ हैं, तालाब हैं। कुछ तालाब ऐसे होते हैं जो प्राकृतिक होते हैं, कुछ मानव निर्मित होते हैं। जो पेड़ पौधे हैं ये सभी किस में आते हैं, ये सभी आते हैं प्राकृतिक संसाधन। लेकिन इसमें क्या पूछा जा रहा है, प्राकृतिक संसाधन नहीं है, प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो हम देखेंगे भूमि, भूमि कैसी है, प्राकृतिक, मानव ने तो बनाया नहीं है, ये स्वयं में हुई है। भवन, भवन किसके द्वारा बनाया जाता है, मानव के द्वारा बनाया जाता है। जल, ये स्वयं मतलब बारिश होती है। ठीक है, खनिज संसाधन ये भी नीचे निकलते हैं। तो इनमें से जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है वो कौन सा नहीं है, भवन, यानी राइट आंसर क्या होगा, 2 होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, जो 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10वां क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा एक संसाधन नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय, नवीकरणीय मतलब जो संसाधन प्रयोग करने के बाद, ठीक है, यानी जो संसाधन समाप्त नहीं होते हैं, जिन्हें रासायनिक, भौतिक, यांत्रिक क्रिया द्वारा पुनः प्राप्त कर लिया जाता है, वो संसाधन क्या कहलाते हैं, नवीकरणीय। जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, और वायु गैस है, ठीक है, परमाणु ऊर्जा है, हम इनको पुनः प्राप्त कर लेते हैं। जैसे ऐसा नहीं कि जो सौर लाइट की बैटरी है, बैटरी हमारी डिस्चार्ज हो गई तो वो खत्म ही हो गई, नहीं, दूसरे दिन सूर्य से हम प्लेटों से दोबारा चार्ज करके फिर से उसका प्रयोग कर सकते हैं। कर सकते हैं कि ना कर सकते हैं, हाँ। तो इनमें से कौन सा है जो नवीकरणीय संसाधन, तो जो तेल है ये तो है नहीं है, ये तो अनवीकरणीय है, एक बार समाप्त होने के बाद पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। पुनः प्राप्त किया जाता है तो कई लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, तो ये तो नवीकरणीय नहीं है। कोयला नवीकरणीय नहीं है, गैस नवीकरणीय नहीं है। नवीकरणीय संसाधन कौन सा है, ज्वारीय ऊर्जा, यानी राइट आंसर क्या होगा इसका, 4 जो विकल्प है वो 4 विकल्प इसका क्या होगा, सही होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अति लघु क्वेश्चन है इसमें, यानी मिक्स क्वेश्चन है कुछ जगह पर। तो हम लोग अति लघु 1 नंबर में जो पाए जाने वाले क्वेश्चन आंसर हैं हम उनकी ओर भी ध्यान दे रहे हैं, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी दिए गए हैं, इनको हम लोग देखेंगे और गौर करते हैं क्वेश्चनों पर क्या क्या कह रहे हैं क्वेश्चन। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है क्या कह रहा है, भारत में सबसे अधिक कौन सी मृदा पाई जाती है, इसका निर्माण किस प्रकार हुआ है। तो हमने विकल्प में पढ़ा है कि जो भारत में है सबसे अधिक मृदा पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है, भारत में सबसे अधिक मृदा पाई जाती है जलोढ़ मृदा। कौन सी, जलोढ़ मृदा, यानी जो कि अत्यधिक उपजाऊ होती है। हमारे भारत के उत्तरी मैदान में है, उत्तरी मैदान में, पूरे उत्तरी मैदान में, तटीय मैदानों में कौन सी मृदा, यही जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जो जलोढ़ मृदा है ये 2 प्रकार की होती है, नंबर 1 होती है खादर मृदा और नंबर 2 होती है वांगर मृदा। ठीक है, तो ये जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, एक खादर और एक वांगर। जो खादर मिट्टी है ये नई जलोढ़ मिट्टी होती है, जो वांगर है ये होती है एक पुरानी मृदा। और जो इसका निर्माण होता है उसका निर्माण होता है नदियों के द्वारा, जो अपने साथ अवसाद सैल बहा करके लाती हैं, उन्हीं अवसादों से इसका निर्माण होता है। मतलब कि नदियां अपने साथ जो मिट्टी बहा करके लाती हैं ना, उन्हीं मिट्टी से वो वही जो इकट्ठी होती है ना, खेतों में रुक जाती है, तो वही होती है एक जलोढ़ मृदा का निर्माण। जो नई आती है उसी को कहते हैं हम लोग खादर, और जो पुरानी हो जाती है उसी को कहते हैं हम लोग वांगर मृदा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा में कौन सी मृदा पाई जाती है, इस मृदा का निर्माण किस प्रकार हुआ। देखिए
जहाँ पर राष्ट्र लगे हैं, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, वहाँ पे पाई जाती है काली मृदा। कौन सी पाई जाती है? एक काली मृदा पाई जाती है। जो अभी मैंने बताया था विकल्प में, इसका जो निर्माण होता है ज्वालामुखी के मैग्मा और आग्नेय शैल, यानी ज्वालामुखी के जो मुंह से लावा शैल ये निकलते हैं, वो ठंडा होने के बाद वह काली मिट्टी का निर्माण कर लेते हैं, और यह काली मिट्टी है जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए लाइन से नहीं है, और जो कि पीडीएफ में बनाने के बाद यहाँ वहाँ चले गए हैं, तो हम लोग पढ़ते चलते हैं। नेक्स्ट ये लघु वाले क्वेश्चन है, जो ये लघु का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है, विभिन्न उपायों को लिखिए। देखिए सभी छात्रों को अपनी जो हमारी ऑनलाइन क्लास की जो कॉपी बनाई गई है, उस कॉपी को पर ये सभी क्वेश्चन आंसर लिखना है, ताकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है, क्योंकि ये मृदा अपरदन अभी बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, तो सरकार के द्वारा इस क्वेश्चनों को बार बार रिपीट किया जाता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन को हम लेकर के आए हैं। तो इन मृदा अपरदन को रोकने के विभिन्न उपाय क्या क्या हैं, वो आपको दिख रहा है। नदियों पर बांध बनाकर उनके बहाव को कम करना है, यानी जब बरसात होती है, बरसात में जो वर्षा का जल होता है वो इकट्ठा होता है, नदियों का जल इकट्ठा होने के कारण वो काट देता है, मतलब भूमि को काट देता है। इसलिए हमें नदियों पर बांध बना देना चाहिए, ताकि वो पानी बांध में इकट्ठा हो जाए। तो एक तो देखिए हमारा मृदा कटाव भी रुक जाएगा, साथ में वो बांध का जल भी काम में आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्या है, अधिक से अधिक वृक्ष लगाना। मतलब हम लोग जब भूमि में अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे, तो वृक्ष लगाने के कारण जो भूमि का कटाव है वो कम होता है, मृदा का कटाव, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं, वो जड़ें मिट्टी को पकड़े रहती हैं, मजबूती देती हैं। नेक्स्ट जो है पॉइंट, वो है मरुस्थलीय क्षेत्रों में कांटेदार वनस्पति लगाकर। देखिए जो मरुस्थलीय है, मरुस्थली में आप लोगों को पता ही है कि वहाँ पे रेतीली मृदा पाई जाती है, रेतीली जो मृदा है, और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हवाएं आते हैं, तूफान आते हैं। तूफान आने के कारण वो जो रेतीली मिट्टी है वो एक साथ उड़ करके ढेर बना लेती है, यानी कटाव हो जाता है। जब झाड़ीदार वनस्पतियाँ लगा दी जाएंगी, तो वह हवा है वो रोक लेती हैं, और मृदा का कटाव रुक जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर, यानी जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्रों में अगर सीढ़ी बना करके खेती की जाए, तो सीढ़ी बनाने से वहाँ पे मृदा का कटाव नहीं होता है, क्योंकि अगर हम ऊपर से नीचे की ओर जुताई कर देते हैं, तो उनमें मतलब खाई बन जाती है, और जो वर्षा का जल आता है तो वो अपने साथ और भी कटाव बना ले जाती हैं। तो इसीलिए पहाड़ी क्षेत्रों में हमेशा हमें सीढ़ीदार खेती करनी चाहिए, ताकि जिससे मृदा के अपरदन को रोका जा सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मरुस्थलीय क्षेत्रों के किनारों पर पेड़ लगाकर। मरुस्थलीय जहाँ पर क्षेत्र हैं, उन खेतों के किनारे हमें क्या लगाना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए, जो हवा को कम कर लेते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लगा होगा क्वेश्चन, ठीक है। लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अगर आपके जो पहचान वाले छात्र हों उनको शेयर कर दीजिए, और भी शेयर कर दीजिए हमारी वीडियो को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ प्राप्त हो सके, जो कि परीक्षा में उनके लिए बहुत ही कामयाब हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शुद्ध बोए गए क्षेत्र तथा कुल बोए गए क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। हाँ ये छात्रों को बहुत ही कम आता होगा, तो देखिए आपको इसको हाँ लिखना है सही से, और इसको याद कर लेना है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लिख लेना है, इसको याद भी करना है, ठीक ठीक। तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या होता है, देखिए कुल ज्ञात क्षेत्रफल का वह भाग जो कृषि के लिए उपयुक्त है। कुल ज्ञात क्षेत्र का वह भाग जो कृषि के लिए उपयुक्त है, यानी जो कृषि करने योग्य खेत है, वो क्या हो गया, शुद्ध बोया गया क्षेत्र होता है। मतलब कि खेती करने योग्य हमारे भारत में कितनी भूमि है, वो हो गया कुल। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में कुल क्षेत्रफल का लगभग आधा भाग शुद्ध बोया गया क्षेत्र होता है। भारत का जो क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, इसका लगभग आधा भाग है शुद्ध बोया गया क्षेत्र, और बाकी किसमें पहाड़ है, कहीं बर्फ है, कहीं पेड़ पौधे हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, लेकिन आधा क्षेत्र ऐसा है जो बोने योग्य है। नेक्स्ट है,
गणना वर्ष में एक फसल के आधार पर, यानी जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र की गणना हम लोग करते हैं एक वर्ष। जैसे मान लीजिएगा कोई एक किसान है, उसके पास बोने योग्य 5 एकड़ भूमि है। कितनी है? 5 एकड़। अगर जो एक बार बोएगा तो कितना बोलेगा? 5 एकड़। तो ये 5 एकड़ भूमि है जो इसकी क्या कहलाएगी? शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाएगा। एक वर्ष में एक बार बोएगा। अगर यही एक वर्ष में 2 बार बो लेता है तो 5 और 5 10, क्योंकि एक बार बोएगा 5 एकड़ पर खेती करेगा, उसी 5 पर फिर तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ये कुल बोया गया क्षेत्र माना जाएगा। जैसे 3 बार कर लेता है तो 5 तिया 15 एकड़ हो जाएगा, तो ये कुल बोया गया क्षेत्र 15 हो जाता है। यानी एक साल के अंदर जितनी बार बोता है उसका गुणा करके हम जो निकालते हैं वही कहलाता है कुल बोया गया क्षेत्र। शुद्ध होता है सिर्फ उसके पास कितनी एकड़ है? शुद्ध कितनी है? 5 एकड़ है। तो ये 5 होगा, वो शुद्ध क्षेत्र कहलाएगा उसका। लेकिन वर्ष में वो 4 बार बोता है तो 5 को 20 होगा उसका कुल बोया गया क्षेत्र। अगर 2 बार बोता है तो 10। हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र और कुल बोया गया क्षेत्र क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग इसी का देखते हैं। तो अभी तो हम लोग पढ़ रहे थे जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र, अब कुल बोया गया क्षेत्र को भी हम देखते हैं। वह क्षेत्र जिसमें कृषि अवधि में एक से अधिक फसलें बोना, मतलब वह क्षेत्र जिसमें कृषि, मैंने बताया ना कृषि अवधि में, यानी एक ही साल के अंदर एक से अधिक फसलें बोना, ठीक है, वो कुल बोया गया क्षेत्र है। कुल बोया गया क्षेत्र भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र से बहुत अधिक होता ही है, क्योंकि किसान के पास 5 एकड़ है और उसने 2 बार बोल दी तो दुगना ही तो हो जाएगा, होता है ना। हाँ, तो नेक्स्ट, गणना वर्ष में एक से अधिक फसलों के बोए जाने के आधार पर, इसकी जो गणना की जाती है एक वर्ष के अंदर बोई जो एक से अधिक जो फसलें बोई जाती हैं उसकी गणना वो क्या कहलाती है? कुल बोया गया क्षेत्र। मैंने बताई है कि अगर एक साल में कोई व्यक्ति 2 बार फसल बो लेता है, 5 एकड़ उसके पास भूमि है, तो 5 एकड़ है जो वो तो शुद्ध है ही उसके पास, लेकिन उसको 2 बार बो लेता है तो कितने एकड़ पे भूमि का जमीन वो कर लेता है? कितने? 10 एकड़ पर। 3 बार बोया तो कितना? 15। तो ये हो जाएगा उसका कुल बोया गया क्षेत्र। क्या हो जाएगा? कुल बोया गया क्षेत्र। तो हम लोग नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है और याद करना है हम लोगों को। ठीक है, ठीक, हाँ याद करेंगे हम लोग। तो पढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। ये बहुत बार आता है, परीक्षा में बार बार पूछा गया है। इसको आप बहुत ही ध्यान से लिखिए, पढ़िए, याद करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही है और होगा तो आपको ये परीक्षा में आएगा ही, इसलिए। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण, यानी जो हमारे पर्यावरण में संसाधन हैं, इन संसाधनों के संरक्षण के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए क्या क्या सरकार ने प्रयास किए, तो देखेंगे 1968 में क्लब ऑफ रोम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित ढंग से संसाधन संरक्षण के पक्ष में अपनी आवाज उठाई। ठीक है, 1968 में क्लब ऑफ रोम ने एक आवाज उठाई थी, संसाधन संरक्षण के लिए बातचीत की थी। नेक्स्ट, 1974 में सुमेसर ने पुस्तक स्माइल इज ब्यूटीफुल में महात्मा गांधी के दर्शन की पुनरावृत्ति की, यानी जो कि महात्मा गांधी ने कहा है कि हमारे यहाँ पे जो संसाधन है वो सबकी पूर्ति के लिए है, लेकिन ठीक है, इच्छा की पूर्ति करने के लिए, मतलब हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है, लेकिन हमारे लालच को नहीं। तो इसके ऊपर भी इन्होंने लिखा है, महात्मा गांधी की पुनरावृत्ति की है। नेक्स्ट, 1987 में, देखिए 1968, 1974, 1987 में ब्रेटलैंड आयोग ने सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की। ठीक है, जिसमें महत्वपूर्ण योगदान पृथ्वी सम्मेलन 1992, यानी अब हम लोग देख ही लेते हैं, इसमें एक दिया गया है सतत पोषणीय विकास, यानी ये पृथ्वी सम्मेलन किया गया था, कहाँ? 1992 में किया गया था। कब किया गया था? 1992 में। तो हम लोग इस पर गौर करेंगे, सतत पोषणीय विकास क्या है। इसके अंतर्गत कहा गया है, पहले मैं बताता हूं, इसके अंतर्गत कहा गया है कि हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं, हमें इनका इस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाए और जो पर्यावरणीय संसाधन है उनको किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे। वही कहलाता है सतत पोषणीय विकास। अर्थात
इसकी परिभाषा क्या होगी? इसकी परिभाषा होगी पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए बिना, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। फिर से सुनिए, दोहराइए, ठीक है, मेरे साथ दोहराइए। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यह हुई इसकी परिभाषा, इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? हाँ, नेक्स्ट कह रहा है, देखिए, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग गौर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं? संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं? संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो पॉइंट है इसका एक, संसाधन नियोजन संसाधनों के उचित उपयोग की तकनीक और कौशल है। संसाधन नियोजन क्या है? संसाधन नियोजन वही कहलाता है कि हम संसाधनों का जो प्रयोग करें सही तकनीक और सही कौशल से करें, वही तो कहलाएगा संसाधन नियोजन। क्योंकि अगर हम बिना तकनीकी का करते हैं तो ज़्यादा संसाधनों का दोहन होगा, ज़्यादा संसाधन खराब होंगे। तो हमें तकनीकी से ऐसे काम करना चाहिए कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाए, संसाधन कम से कम लगे। संसाधन सीमित तथा उनका निवारण असमान, ठीक है, मतलब संसाधन कैसे हैं? सीमित हैं और उनका वितरण भी कैसा है? असमान है। विवेकपूर्ण उपयोग के नियोजन अत्यंत महत्वपूर्ण। संसाधन नियोजन की आवश्यकता, सीमित मात्रा में उपलब्ध है संसाधन, ठीक है। तो हमको इसे समझाते हैं कुछ, संसाधन नियोजन। तो मानिए, देखिए, संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है, संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसका असर कैसे होगा। तो हमारे भारत में जो संसाधन है सभी राज्यों में एक समान नहीं है। आपको पता है सभी जगह एक समान नहीं है। ऐसा तो है नहीं है कि सभी राज्यों में लोहा है, कोयला सभी जगह है, पेट्रोलियम सभी जगह है, एल्युमिनियम सभी जगह है, ठीक है, यानी बॉक्साइट, अयस्क सभी जगह है तो नहीं है। जल सभी जगह हो, एक जैसी मिट्टी सभी जगह हो, पहाड़ सभी जगह हो, पेड़ पौधे यानी वन सभी जगह एक जैसे हो, नहीं है ना। तो अर्थात हमारे देश में जो संसाधन है वह एक समान नहीं है तो नहीं है। और कैसे हैं संसाधन? सीमित हैं। तो इनको बचाए रखना अति आवश्यक होता है। और अगर हम इनका प्रयोग करते हैं तो कैसे करेंगे? हम लोग इनका प्रयोग योजनाबद्ध तरीके से करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में पाई जाने वाली, क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है भारत में पाई जाने वाली मृदाओं के प्रमुख प्रकारों का संक्षेप में विवरण कीजिए। यानी हमारे भारत में किस किस प्रकार की मृदा पाई जाती है उनके नाम देखेंगे हम लोग। भारत में कौन कौन सी मृदा पाई जाती है? भारत में पाई जाती है पहले जलोढ़ मृदा, दूसरी काली मृदा, तीसरी लाल और पीली मृदा, चौथी लैटेराइट मृदा, पांचवी पर्वतीय व वनीय मृदा और छठवीं मरुस्थलीय मृदा। जलोढ़ जो मृदा है ये बहुत ही उपजाऊ होती है। जो जलोढ़ मृदा है वो कैसी होती है? ये बहुत ही उपजाऊ होती है। फिर ये काली मृदा है कपास की खेती के लिए। जलोढ़ तो देखिए चावल गेहूं के लिए है, अन्य फसलों के लिए है। काली मृदा है जो सबसे ज्यादा कपास के लिए मानी जाती है, ज्वालामुखी से इसका निर्माण होता है। लाल मिट्टी, पीली मिट्टी है, फिर लैटेराइट है, पर्वतीय मिट्टी है और मरुस्थलीय मिट्टी है जो ये राजस्थान में थारक मरुस्थल में पाई जाती है। ये पर्वतों पर पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट ये याद कर लेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संसाधन नियोजन क्या है, संसाधनों का नियोजन क्यों आवश्यक है। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में जो आंसर बताए जा रहे हैं। क्या देश में मौजूद संसाधनों का पता लगाना, भंडार की मात्रा ज्ञात करना, उनका कौशल उपयोग करके मानवीय आवश्यकताओं को पूरा
पूरा करना ही संसाधन नियोजन है। यानी कि हमें पहले संसाधनों का पता लगाना चाहिए, भंडार की मात्रा का भी ज्ञात करना चाहिए कि कितना हमारे पास रखा हुआ है, और इसका जब हम कुशल उपयोग करके मानव की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे वही कहलाएगा संसाधन नियोजन। इसे याद कर लेना। दूसरा, संसाधन सीमित है इसलिए इसका उपयोग उचित ढंग से किया जाना चाहिए ताकि भविष्य के लिए बचाया जा सके, वह भी संसाधन नियोजन होता है। ठीक है, इसीलिए संसाधन नियोजन की आवश्यकता है ना। दूसरी क्या आवश्यकता है, पहले दिया गया है संसाधन नियोजन क्या है, फिर जो दूसरा फिर क्या कह रहा था, संसाधनों का नियोजन क्यों आवश्यक है, तो ये है संसाधन सीमित है इसलिए इसका उपयोग उचित ढंग से किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में यह बचे रहे। एक पहला हो गया, इसलिए नियोजन आवश्यक है। दूसरा, वितरण असमान है। वितरण कैसा है, असमान है, इसलिए देश का समान विकास करने के लिए सभी संसाधनों का नियोजन अत्यंत आवश्यक है। तो मैंने इससे पहले ही बताया कि हमारे जो देश के राज्यों में जो संसाधन है वो सभी जगह एक समान नहीं है, कहीं पर अधिक है तो कहीं पर कम है, तो किसी राज्य में है नहीं है। तो इसलिए हमें सभी राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए इनका जो प्रयोग करना चाहिए वो उचित ढंग से ही करना चाहिए, तभी हम सभी देशों का विकास कर सकते हैं, वरना हम सभी देशों का विकास नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अति लघु में जो आ चुके हैं हमारे, अभी लघु में चल रहे थे। संसाधनों के अति उपयोग से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, आप बताइए। अगर हम लोग संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करेंगे तो कौन कौन सी समस्या, संसाधनों का ह्रास होगा, यानी संसाधन समाप्त होंगे, नष्ट होंगे। संसाधन समाज के कुछ लोगों के हाथ में आ जाएंगे, एक साधन संपन्न दूसरा संसाधनहीन। यानी अगर संसाधन समाज के कुछ लोगों के हाथ में, ज़्यादा से ज़्यादा साधनों का प्रयोग करेंगे तो संसाधन कुछ लोगों के हाथों में आ जाएंगे तो वो अमीर हो जाएंगे, और जो दूसरा संसाधन है उनको कमी हो जाएगी तो वो कैसे हो जाएंगे, हीन हो जाएंगे, यानी गरीब हो जाएंगे। वैश्विक परिस्थिति संकट जैसे भूगोल तापी, और यानी हमारा विश्व है जो वो किस में आ जाएगा, संकट में आ जाएगा। अगर पर्यावरण के संसाधनों का हम ज़्यादा उपयोग कर लेंगे तो बहुत सी समस्या हो जाएगी। हमारा भूमंडल का तापमान कैसा होगा, अधिक होगा। कैसा होगा, अधिक होगा। यानी हमारे भूमंडल में ऑक्सीजन की कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो इससे क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें हैं वो हमारी पृथ्वी पे आ जाती हैं, सीधी आ जाती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वो परावर्तित यानी वापस नहीं हो पाती हैं, जिससे हमारा यह भूमंडलीय तपने लगता है, गर्म होने लगता है। मान लीजिएगा एग्जाम्पल के लिए, अगर हम काली शर्ट पहने हों और धूप में बैठ जाएं तो हम कितने जलते हैं, चिकते हैं बहुत ही, है ना, गर्म होता है। क्योंकि जो काली शर्ट है, काला होता है जो, वो अंदर सूर्य की रोशनी को प्रवेश तो कर लेने देता है लेकिन परावर्तन नहीं होने देता है। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो सूर्य की किरणें आ जाएंगी लेकिन वो वापस नहीं जा पाएंगी। नेक्स्ट, ओजोन परत का क्षय भी हो जाएगा ना। पर्यावरण प्रदूषण होगा, भूमि का क्या होगा, निम्नीकरण होगा, यानी भूमि का हम अगर मतलब प्राकृतिक संसाधन में ही आती है, अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे तो उसकी जो उर्वरकता है वो कैसी हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ 12वां, अभी मैंने बताया था ना, खादर और वांगर, यानी जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है ना उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग खादर। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग वांगर। क्या कहते हैं हम लोग, वांगर कहते हैं। तो हम इनमें देखते हैं, ठीक, हम लोग इसमें अंतर देखते हैं, किसमें, खादर और वांगर में। खादर और वांगर में हम लोग देखते हैं अंतर। तो क्या है, देखिए, खादर है जो बताया था मैंने, नई जलोढ़ मिट्टी है। वांगर है जो प्राचीन यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। खादर है जो अधिक बारीक और रेतीली होती है। जो वांगर है पुरानी होने के कारण यह कंकड़ और कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसमें अधिक। खादर बार बार नवीकरण होता है और ये बार बार नवीकरण नहीं होता है। ये नदी के पास डेल्टा तथा बाढ़, क्योंकि नई मिट्टी है, नई आती है तो नदियों के किनारे हो, ये नदी के दूर और ऊंचे स्थानों पर निर्मित होती है। तो ये खादर और वांगर जो मृदा होती है इसमें हम लोग अंतर लिख लेंगे और याद भी कर लेंगे। पढ़िए आप बार बार, आपको बहुत ही फायदा देगा। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 13वां क्वेश्चन है, पृथ्वी सम्मेलन 1992 पर टिप्पणी, यानी जो 1992 में
पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, इस पर टिप्पणी लिखना है हमें। तो देखिए पहले देखेंगे हम, ये कहाँ, ब्राजील में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्राजील में। तो जून 1992 में रियो डिजेनेरो यानी ब्राजील में आयोजित हुआ था ये। 100 से अधिक देशों के राष्ट्रध्वजों ने भाग लिया, यानी इसमें जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था यह पर्यावरण सुरक्षा के लिए, इसमें 100 देशों ने भाग लिया था। विश्व स्तर पर उभरे पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक समस्याओं का हल ढूंढने के लिए ये सम्मेलन किया गया था। मतलब जो विश्व में पर्यावरण नुकसान होता जा रहा है, पर्यावरण क्षरण होता जा रहा है, इसको बचाए रखने के लिए और जो हमारी आर्थिक सामाजिक समस्याएं हैं इनको हल करने के लिए यह पृथ्वी सम्मेलन किया गया था। नेताओं और भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधताओं के घोषणा पत्र पर भी हस्ताक्षर यहाँ पे किए गए थे। भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर भी सहमति मिली हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, काली मृदा की विशेषताएं बताना कि काली मृदा की क्या विशेषताएं होती हैं। तो हम लोग देखेंगे काली मृदा की विशेषताएं क्या होती हैं। कपास उगाने के लिए आदर्श मृदा है, पहले बताया मैंने। इसको रेगुर मृदा भी कहते हैं, इसका दूसरा जो नाम है रेगुर मृदा। ये चिकनी मिट्टी से भी बनती है, चिकनी मिट्टी से बनती है। इसमें फास्फोरिक तत्व प्रायः कम मिलते हैं। फास्फोरिक तत्व कैसे मिलते हैं? कम। ये विशेषता है, क्या है ये विशेषताएं? कपास उगाने के लिए आदर्श मृदा है, रेगुर मृदा भी कहते हैं, चिकनी मिट्टी से भी बनती है और फास्फोरिक तत्व प्रायः इसमें कम मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जल्दी जल्दी देखेंगे हम लोग, उन प्रमुख कारकों का वर्णन करो जो मृदा निर्माण के लिए उपयुक्त है। ठीक है, उन हमें कारकों का वर्णन करना है जो मृदा का निर्माण करते हैं, मिट्टी का निर्माण करते हैं। तो देखिए मृदा निर्माण में धरातल, पैतृक शैल, जलवायु, वनस्पति तथा समय व अन्य जीव जंतु कारक प्रमुख कारक हैं, यानी मृदा का निर्माण करने में। देखिए इसमें मृदा निर्माण की में धरातल, शैल भी मिले होते हैं, जलवायु, वनस्पतियों के टुकड़े भी छोटे छोटे मिलते हैं। ठीक है, और इसमें जीव जंतु, ये प्रमुख कारक हैं। तापमान में परिवर्तन, जल, पवन और हिमनदी का कार्य, रासायनिक और जैविक परिवर्तन, मृदा में जैविक और अजैविक पदार्थ भी होते हैं, ये कारक इसमें होते हैं। ठीक है, संसाधन नियोजन के उपाय भी आपको दिए गए हैं। देश में संसाधनों की पहचान करना। ठीक है, हम संसाधनों का नियोजन कैसे कर सकते हैं, संसाधनों को कैसे बचाए रखते हैं? पहले हमें देश में संसाधनों की पहचान करना है कि कहाँ पर कौन कौन से संसाधन है। जब हमें ये पता होगा कि कहाँ पर कितने कौन से संसाधन है, तभी तो हम बचा करके रख पाएंगे। सर्वेक्षण और मानचित्र बनाना, हमें मानचित्र भी बनाना चाहिए, पहले सर्वेक्षण करना चाहिए कहाँ कहाँ है, फिर हमें उनका मानचित्र बनाना चाहिए। संसाधनों का गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान भी लगाना चाहिए। ठीक है, और एक नियोजित ढांचा तैयार भी करना चाहिए। ठीक है, कहाँ पर कितना प्रयोग करना है, कितना नहीं करना है। संसाधन विकास योजना का राष्ट्रीय विकास योजना से मिलान करना चाहिए। ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, आप लोगों को ये पता है, बार बार पढ़ाया गया है कि स्वामित्व के आधार पर जो संसाधनों का वर्गीकरण है 4 श्रेणियों में किया गया है। कौन कौन से हैं वो? एक है निजी संसाधन, यानी जिन संसाधनों का स्वामित्व कोई निजी व्यक्ति होता है, निजी संसाधन, यानी जिनका स्वामी सरकार होती है, यानी सब जिनका प्रयोग कर सकते हैं वो सामुदायिक संसाधन है। राष्ट्रीय संसाधन, यानी राष्ट्र के अंदर पाए जाने वाले संसाधन, और जिन संसाधनों का उपयोग पूरे सभी देश करते हैं, सभी का हक होता है, वो कहलाते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन। अब अगर हमारी वीडियो पसंद हो तो इसको आप लोग लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।